अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच में अंतर, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये सारे आज हम जो टॉपिक्स है ये आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको अक्षांश और देशांतर के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपको इसके बीच में कोई कठिनाई नहीं आएगी इसके क्वेश्चंस में, और आप सरल से इसका जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहले हम अक्षांश रेखा के बारे में जान लेते हैं। जो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली रेखाएं होती है, अर्थात कि इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि जो पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। सारी रेखाएं जो हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, अर्थात ये स्थित तो नहीं है लेकिन इनकी कल्पना की जा सकती है, इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं। तो इसके जो अक्षांश की जो परिभाषा होगी वो यह होगी कि पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब अक्षांश रेखाएं जो होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है, अर्थात दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। दो अक्षांश रेखाएं जो होती है उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं उनके बीच की दूरी समांतर होती है, मतलब 111 किलोमीटर ही होती है। सबसे मध्य जो अक्षांश रेखा स्थित होती है वह 0 डिग्री पर स्थित होती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा है वह उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग करती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं हैं वे 90-90 होती हैं, अर्थात 1-1 डिग्री के जो गैप होता है उस पर ये स्थित होती है, तथा जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 90 रेखाएं, दक्षिण गोलार्ध में 90 रेखाएं। 90 और 90 180 रेखाएं ये होती हैं। रेखाएं नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये बिंदु होते हैं, अक्षांश होते हैं। अक्षांश कितने होते हैं? जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं? 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश। 90 अक्षांश और 90 अक्षांश कितने हो गए? 180। तो 180 अक्षांश हो गए, और एक हमारी भूमध्य रेखा जो है वो भी एक अक्षांश ही है, तो 181 अक्षांश होते हैं। ये याद रखिएगा, 181 अक्षांश होते हैं। और अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं होती है हमारी 179, अर्थात जो 181 हमारे अक्षांश है उनमें से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि क्या है, एक बिंदु के रूप में, ना कि एक रेखा के रूप में। तो बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं को जो हम अक्षांश में से निकाल लेते हैं। जैसे हमारे अक्षांश है 181, उनमें से हम दोनों ध्रुवों को अगर निकाल देते हैं तो 179 हमारी रेखाएं बचती है। तो रेखाएं कितनी होती है? 179 होती है, और जो अक्षांश जो होते हैं वो 181 होते हैं। और बहुत लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि 180 भी कुछ होता है, तो 180 कुछ नहीं होता है। अक्षांश होते हैं 181 होते हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो 179 होती है। 180 में क्या होता है कि लोग क्या समझते हैं कि जो भूमध्य रेखा जो है उसको क्या है, रेखा में भी नहीं लिया जाता है और ना ही उसे कोई अक्षांश के रूप में गिना जाता है। सिर्फ जो दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री जो 90 रेखाएं और उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, इन दोनों को गिन लेते हैं और 180 हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं कि उस पर टिक लगा लेते हैं। तो ये गलत होता है। अक्षांश जो होते हैं वो 181 होते हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 179 होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अक्षांश रेखाएं में ही हमारे दो रेखाएं और जुड़ी जाती है। जैसे कि एक रेखा होती है ऊपर जो होती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, होती है हमारी कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री पर होती है, और मकर रेखा जो होती है वो भी 23.5 डिग्री पे होती है। कहाँ से होती है? तो जो 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा है, उस 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाते हैं तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर नीचे जाते हैं तो मकर रेखा आती है। तो ये दोनों रेखाएं भी अक्षांश रेखाएं होती हैं। मकर रेखा जो होती है वो दक्षिण गोलार्ध में होती है, और कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और एक और भी क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो तीनों रेखाएं जो गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। याद रखिएगा आप, जो तीनों रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं कौन कौन सी? कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। तीनों रेखाएं क्या होती है? अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे तीनों रेखाएं गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बाकी एक ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। किसी महाद्वीप में 2 रेखाएं गुजर रही है, किसी में 1 गुजर रही है। ये एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं जो हैं वो यहाँ से गुजरती है। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा जो होती है वो होती है, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये क्या समांतर नहीं होती है। हमारी अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं जो है वो समांतर नहीं होती है। ये क्या होती है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो है उस स्थान पर जो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वह 111.3 किलोमीटर होती है। ये जो दूरी है सिर्फ क्या है कि जो
भूमध्य रेखा है उसी के स्थान पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो 111.3 किलोमीटर है। बाकी जैसे जैसे हम ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास में पहुंचते हैं तो वैसे वैसे देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो घटती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते ही इनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु के रूप में होते हैं। और सबसे मध्य में जो हमारी देशांतर रेखा है वह ग्रीनविच रेखा है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर पर जो रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लंदन है ये लंदन से गुजरती है। लंदन जो है उसमें एक ग्रीनविच वेधशाला है, उसके ऊपर से यह रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रख दिया गया है। ठीक है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है क्योंकि सबसे मध्य में स्थित है और यह देशांतर रेखा 0 डिग्री पर है। अब जो हमारी जो ग्रीनविच रेखा है वह तीनों रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं थी तीनों, मकर, कर्क और भूमध्य रेखा, इन तीनों को भी काटती है। अब कहाँ कहाँ काटती है, जो कर्क रेखा है उसे अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, अल्जीरिया में काटती है। किसको, कर्क रेखा को। भूमध्य रेखा को काटती है हमारी गिनी की खाड़ी में। कहाँ काटती है, गिनी की खाड़ी में। किसे, भूमध्य रेखा को काटती है। जो ग्रीनविच रेखा है भूमध्य रेखा को कहाँ काटती है, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, और ग्रीनविच रेखा जो मकर रेखा को वो काटती है वो अटलांटिक महासागर में काटती है। तो तीनों को आपको पता चल गया। अल्जीरिया में किसे काटती है, कर्क रेखा को। भूमध्य रेखा को काटती है हमारे गिनी की खाड़ी में और अटलांटिक महासागर में काटती है हमारे मकर रेखा को। तो यह तीनों रेखाओं को भी काटती है। अब देशांतर की परिभाषा क्या होगी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देशांतर रेखाएं ये हो गई। अब देशांतर कितने होते हैं, देशांतर कितने होते हैं, देखिए देशांतर 180 और 180 360 देशांतर होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो कर्क और मकर रेखा है, कर्क रेखा पर जब सूर्य क्या है लंबवत जब चमकता है 21 जून को चमकता है। कब चमकता है, 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा जो होती है उस पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वो तेज़ गर्मी भी होती है, क्योंकि जो सूर्य जो होता है वह कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, इसलिए 21 जून को सबसे तेज़ गर्मी होती है कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को जो सूर्य है वह मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, इसलिए क्या होता है, मकर रेखा पर उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, लंबवत चमकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, अर्थात जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो क्या होती है, उनमें क्या क्या अंतर है, ये आपको आज समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।